इस वीडियो में है हिस्ट्री के क्लास 7th की हमारे अतीत सेकंड का थर्ड चैप्टर दिल्ली के सुल्तान। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं हुआ जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका ए पर नजर डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी थी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिसे चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के तत्काल राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिनके अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण एक उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 में यह फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनमें मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी थी। जिस इलाके में एक हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन मुगल सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 में देखकर दहली ए कुर्ता, सिरी और जहांपना को पहचानिए। यह 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, यह है यमुना नदी का पुराना मार्ग और ये अब है नया मार्ग। यह है यमुना नदी, यह है हौज खास, ये है सीरी, ये है जहांपना, ये है दहली कहना, यहाँ बना हुआ है कुतुब मीनार और ये है हौज सुल्तानी। ये है तुगलकाबाद, ये है आदिलाबाद। ये है तालिका 1 जिसमें दिए हुए हैं दिल्ली के शासक। राजपूत वंश के तोमर में है। आरंभिक 12वीं सदी या से लेकर 1165 तक, मतलब 1100 से लेकर 1165 लगभग। अंग अनंगपाल 1130 से लेकर 1145 तक शासक। बाद में चौहान शासक 1165 से लेकर 1192 तक, और पृथ्वीराज चौहान इसी के अंदर 1175 से लेकर 1192 तक। आरंभिक तुर्की शासक 1206 से लेकर 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। रजिया 1236 से लेकर 1240। गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287। ये है इल्तुतमिश का मकबरा। बाद में है खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316। फिर तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। मोहब्बुद्दीन बिन तुगलक 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। अलाई दरवाजा सैयद वंश 1414 से लेकर 1451। खिज्र खान 1414 से 1421। लोधी वंश बहलोल लोधी
1451 से 1526 में बहलोल लोदी 51 से लेके 89 तक। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचनाएं मिलती हैं, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन, त्वारीख बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। चित्र। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। कागज तैयार करना, फिर लेखन कार्य, फिर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों को ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उनका प्रयोग, और जिल्द तैयार करना। त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्तियों होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को वो प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदबिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुकाएंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी प्रशासन को बढ़ावा दे। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? ये कुछ और बातें ध्यान रखने की। त्वारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, ना गांवों में शायद ही कभी रहते हो। दूसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उन ढेर सारे इनाम इकराम पाने के आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। इनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। जन्मसिद्ध अधिकार। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए, लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज के ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों के से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी इसके स्वतंत्र रूप से शासन को कोशिशों को प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से लेकर 1290 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था।
रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्या 980 से 1003। उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी सही थे? यही थे आपके अनुसार स्त्री के लिए शासन बनाना इतना कठिन क्यों था? दिल्ली सल्तनत का विस्तार। गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। मानचित्र 2 शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर इसमें है काजकोट, नालंदा, मुल्तान, लाहौर, उच्च, तब्र-हिंद, कुहराम, सुनाम, बारवाला, बारन, बदायूं, सरस्वती, झांसी, दिल्ली, मंदौर, कासली, संभावनात्मक, अजमेर, रणथंभौर, ग्वालियर, अवध, बनारस, लखनौती। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहर में समृद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उसका नियंत्रण न के बराबर था, लेकिन इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली में सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान के आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों के बराबर चुनौती मिलती रहती जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और उसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद खिलजी के राज्यकाल में हुआ। भीतरी शहर किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं के पूर्ति करे। गैरिसन शहर किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी शहरों की स्थिति को मजबूत करना। उन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चराओं को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा का हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली शहर को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और यह अभियान महमूद तुगलक के संग में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़ा, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक भी उस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इनके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र का उनका नियंत्रण किस सीमा तक प्रभावी
सीमा तक और कितना प्रभावी था। ये है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। ये है दिल्ली। दिल्ली से वो गया कब? 1299 में गया गुजरात। फिर आया 1303 में चित्तौड़। 1301 में गया था वो रणथंभौर। 1305 में गया मांडू। 1302 से लेकर 1303 तक वो गया था यहाँ से घूमते हुए वारगन। और 1296 में भी वो गया था कहाँ? देवनागरी, कड़ा से। फिर देवनागरी से वो गया 1310 से लेकर 1311 में गया था वो होयसल। 1311 में गया था वापस वारगल। तो ये क्या है? होयसल से 1311 में गया तंजावुर, मदुरई, पांड्यन। इस तरह वो चला गया। चित्र 2, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर के को दिल्ली एक कहता पुराना शहर कहा जाता है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया और मीनार 3 सल्तनतों कुतुब बिन ऐबिक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। ये है वो मस्जिद। यह अरब शब्द अरब मस्जिद मस्जिद ये अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी एक मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष जो इमाम को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश या खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये है चित्र है एक बेगमपुरी मस्जिद पर मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह विश्व की शरणार्थी की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। चित्र 1 में जहां पनाह को ढूंढिए। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिद बनवाई। उसने उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय में जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। चित्र 4, मौत की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह अनेक उसके मंत्री द्वारा बनाई गई। ये है जमाली कमाली की मस्जिद। 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित। चित्र 2, 3, 4, 5 की तुलना कीजिए। इन मस्जिदों की समानताएं और असमानताएं ढूंढ निकालने की कोशिश कीजिए। चित्र 3, 4 और 5 में स्थापत्य की उन परंपरा एवं विकास दिखाई देता है जिनका चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहां की मस्जिद में दिखाई देती है। अध्याय 5 और चित्र 7 भी देख सकते हैं। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समय का नजदीक से एक नजर। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समय
में के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली की आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी और बदगा कहा जाता तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशासित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए गए, लेकिन इनमें इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। आश्रित जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो तो वफादार रहते थे, मगर अपने उत्तराधिकारी के प्रति नहीं उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी मिलता लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की असमता के उदाहरणों के रूप में किया है। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। वे इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाके के से राजस्व की वसूली करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों की तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राजस्व द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर की वसूली और तय संख्या के अनुसार
सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आते हों आंतरिक इलाकों की ओर को भी अपने अधिकार में ले जाए आए तो उन्होंने भूमि के स्वामित्व सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों को कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज पर लगभग 50% होता था, मवेशी पर तथा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप पर काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली सल्तनतों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली के से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में मुस्लिम सुल्तान की सेनाएं अक्सर थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय में तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों को किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं था होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं तो इनके लिए किले की प्राचीर का काम कर देते हैं। इस दीवार के घेरे को ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात एक वहां एकत्रित हुआ वर्षा जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालती है। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावा बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना शासन के लिए भारी चुनौती था। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 में और 1302 और 1303 में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली।
एक स्थायी सेना तैयार कर उसका करना उसका अकादमक आक्रामक कदम था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में शहर को ढूंढ सकते हैं। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दिल्ली में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारी से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। जैसे सिक्के, ये सिक्के धातु से बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इन टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन ने प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने किताबों में कमी और कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसने प्रशासन काल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों से के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। महमूद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुर्रान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दुआब में अकाल के विशुद्ध जनता बगावत पर उतर गई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक को द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका 1 पर नजर देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े थे। इनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल
तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से एक इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और उसने आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली का अधिकार करके स्वयं ने अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश के केवल 15 वर्ष 1540 से लेकर 1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। अन्यत्र में है 3 श्रेणियां: ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस के सूत्रबद्ध किया। इसके अनुसार समाज में 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों के समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन में ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने की सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इस योद्धाओं को नाइट कहा जाता था और ईसाई धर्म का एक समूह जो संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इसका उपयोग करता था। नाइट से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें, क्योंकि यह कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई में विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड युद्ध धर्म कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा के लिए किए गए इन अभियानों को नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस ने 11वीं सदी अंत तक और जर्मनी ने अब से 1 सदी बाद इन योद्धाओं को दीनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोगों ने नाइट कहना चाहने लगे थे। कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? तो इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी किताब का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।